ये चीज़ें केवल एक चीज़ से है कि सच्चाई और ईमानदारी है, और सबको मैं यही सिखाता रहता हूँ हर समय के लिए, आप ऑनेस्ट होकर के, ईमानदार होके, हार्ड वर्किंग होके ही ज़िंदगी में कुछ पा सकते हो, और इसका कोई अल्टरनेटिव जुगाड़ नहीं है। बहुत लोग जुगाड़ तलाशते हैं, मत तलाशिए, ऑनेस्ट रहिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, आपका ईश्वर भी साथ देते हैं और आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं डे बाई डे। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हैं ना, जब नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत रहती है। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, हर मोमेंट पे सपोर्ट किया है, फेलियर्स देखे हैं बट उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है होगा, और उनका गाइडेंस बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। लाइक इतने एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं टॉप के, सबके पीछे वही रीज़न है, क्योंकि फॉर्म के लिए भी वही बोला करते थे एग्ज़ाम्स देख के, और मॉक टेस्ट के लिए तो वही परेशान किया लगातार टेस्ट जाना ही जाना है। हाँ जाना ही, कुछ भी और टेस्ट नहीं टेस्ट छूटना चाहिए, भले क्लास नहीं करना, राइट, टेस्ट होना चाहिए। लाइक जेई के टाइम पे मैं एसएसबी जाता था तो क्लासेस मिस होती थी, लेकिन आते ही भले अगले दिन टेस्ट तो देना ही है। दैट इज ऑल अबाउट, और टेस्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस तो है ही कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आप उन कैंडिडेट से ज़रूर इंटरेक्ट करें जो आप जैसा ही सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से सफल होते हैं। और आज हमारे सामने वैसा ही कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। आज हम हर्ष के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली गॉट रिकमेंडेशन फॉर बोथ एनडीए एंड आर्मी टीएस। आई थिंक ये अपने आप में ग्रेट बात है, और दोनों में बेहतर रैंक, एनडीए में 98 रैंक और आर्मी टीएस में 37 रैंक, जो कि मुझे लगता है शो करता है कि व्हाट लेवल ऑफ डेडिकेशन। पहली एनआईटी दिल्ली से बीटेक भी कंटिन्यू है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ रुकने का नाम नहीं है। 10+2 के बाद आपको एक भी दिन वेट नहीं करना है, आपको फौज भी जाना है बट पहले करियर भी अपना कंटिन्यू रखना है, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो आज मुझे बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आज हर्ष अपने आप अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। और प्राउड मोमेंट इसलिए भी क्योंकि उनके पापा भी यहाँ हैं जो कि फ़ौज में सर्विंग है, इनके लिए भी बात जोरदार ताली होनी चाहिए। और आपकी मदर भी यहाँ पे आई हुई हैं, बिना माँ के सहयोग के, बिना उनके गाइडेंस के चीज़ें नहीं हो सकती हैं। साथ ही उनके मौसा और मौसी भी हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मुझे लगता है कि हर बच्चा ये बात चाहता है कि लाइक हम किसी भी चीज़ को इसीलिए अचीव करते हैं एक दिन कि हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन बिल्कुल हम पे प्राउड फील करें, और वो चीज़ आज बच्चे ने करके दिखाया। तो सबसे पहले बच्चे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑब्वियसली आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉन्फिडेंट है, बिकॉज लाइफ को वेल सेटल आपने रखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि फ़ौज जाने का कब से डिसाइड किया, क्योंकि फादर ऑलरेडी सर्विंग थे, आप एनआईटी ज्वाइन कर चुके थे, तो ये माइंडसेट कैसे क्लियर मेरे को फ़ौज ही जाना है? सर जैसा कि आपने कहा, फादर तो ऑलरेडी आर्मी में थे, बचपन से उनकी एडवेंचरस लाइफ सुनती आई, उनके मिशंस वगैरह, अलग अलग ऑपरेशंस वो अपने एक्सप्लेन करते थे, हमको सुनाते थे रात को जब साथ में बैठते थे। तो उससे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आता था कि यार कुछ तो अलग करना है, बैठ के कैबिनेट में कंप्यूटर के सामने टक टक तो नहीं करना है। राइट। और फिर वहीं से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आने लगा। फिर जब मैं 12th में था तो मेरे साथ के कहते हैं ना, साथ अगर अच्छा है तो इंसान अच्छा होते जाता है। मेरे सारे फ्रेंड्स ने एनडीए का फॉर्म भरा था, तो उनकी वजह से मैंने भी कहा ठीक है सब भरते हैं तो मैं भर देता हूँ। और उसके बाद अब फॉर्म भरा है तो यार तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के नहीं जा सकते। धीरे धीरे प्रिपरेशन बढ़ता गया, मोटिवेशन आती गई, प्रिपरेशन के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो ऑटोमेटिकली लगा कि नहीं यही चीज़ है जो करनी है। राइट। तो 10+2 आपने कब कंप्लीट किया? 10+2 2023 में किया था। 2023 में कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली एनडीए में आप कब अपीयर हुए आगे? एनडीए में मैंने 10+2 में अपीयर किया था, तो उस वक्त मेरा रिटन क्लियर था, कॉन्फ्रेंस आउट था। ओके, गुड वन। और पहले जेई में जो है आप लास्ट ईयर अपीयर हुए 2024 में या 2023 में? 2024 में अपीयर किया। 2024 में। क्या परसेंटाइल रहे आपके जो है जेई मेंस में? उसमें सर 99.2 था। दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस, यू गॉट 99.2%। और ओके, जेई भी अपीयर किया था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 250 था। क्या बात है, क्या और मैंने ऑलमोस्ट 9 कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल एग्जाम्स क्लियर किए हैं विद टॉप रैंक्स। क्या बात, टॉप 100, टॉप 200। क्या बात, बहुत बढ़िया जी।
IIT नेल्लोर। क्या बात है, मतलब ये 9 दिए थे, WBJ, BIT, एवरी एग्जाम वी अपेयर। सब क्लियर, नाइसर, आइसर जी, पूरे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं एक प्रश्न सर बिल्कुल मंच पे आपको भी चाहूँगा, थोड़ा सर को ही माइक पास करिए भाई, क्योंकि ही वांट्स टू से समथिंग। तो मैं कुछ चीज़ें जानना भी चाहूँगा, क्योंकि गार्जियन को भी इतना अवेयर होना पड़ता है, क्योंकि मैं लगातार सर गार्जियन से मिलता रहता हूँ। तो इनकी सेल्फ अवेयरनेस थी कि आपने सारे फॉर्म इनको फिल कराए थे? पापा थे। नहीं, हम तो फिलहाल ये कर रहे थे, जी। बट गाइडेंस थोड़ा सा करता रहा। हम्म। तो बोले कि इतने हर जगह तो हम कहा कोई बात नहीं। इन्होंने इनकी मम्मी बोलती रहती थी और इनके मौसा भी बोलते थे कि कुछ जी। भी करो। जी। तो इन्होंने नाइसर का भी भरा, उसमें भी अच्छा रैंक आया। फिर आइसर का भी भरा। तो मदर बोली कि मैं साइंटिस्ट के लिए नहीं भेजूंगी, वहाँ पे पागल की तरह बड़े रखेंगे। जी। जब ऑल इंडिया रहे तो बहुत अच्छा पुणे का स्कूल का आदमी जी। निकाले। जी। फिर उसके बाद भुवनेश्वर का, तब WBJ में आया था, तो उसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिला इनको। जब वहाँ फीस भी नहीं है, मैं बोला वहाँ नहीं जाओगे। जी। तो फिर मैं बोला दिल्ली NIT जाओगे। नहीं, ये तो बेस्ट ऑप्शन दिया, और बहुत मुझे खुशी मिल रही है कि सर आप इतने अवेयर हैं। तो जैसे कि NDA की ये वाली एंट्री की SSB आपकी कब थी? जुलाई महीने में रही होगी। जुलाई में अपीयर हुए थे कि अगस्त में अपीयर हुए नहीं थे? नहीं सर, अभी जनवरी में। इस जनवरी में आप अपीयर हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली जो है TS की एंट्री भी इसी फरवरी वाली थी? हाँ, फरवरी। अच्छा, दोनों बैक टू बैक था। हाँ, बैक टू बैक थे। अगर चुनने का जब ऑप्शन आया था NDA और TS, क्योंकि ये चीज़ तो पूछी गई होगी आपसे, इवन कॉन्फ्रेंस में भी ये बात तो पूछ ही लिया गया होगा, तो आपका यहाँ पे क्या जवाब था कि लाइक NDA में आप ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं और ऑब्वियसली अच्छे स्कोरर आप रहे हैं, रिटर्न में आपका स्कोर अच्छा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका मेरिट इन होना, उसमें कोई डाउट नहीं था। नाउ द बिग क्वेश्चन, क्योंकि NDA भी आपने क्रैक किया, इतने कॉम्पिटिशन्स, JEE भी आप अपीयर हुए हैं, बिकॉज इन सबके बीच सबके एजेंडे सेट हैं, इनको भी NDA अपीयर होना है, इनको भी JEE अपीयर होना है। तो क्या बेसिकली क्या स्ट्रैटजी अपनाए जिससे एकेडमिक पार्ट पे अच्छा कर पाएँ, जब मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, GS हो, सब्जेक्ट तो ठीक ठाक हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वास्ट है, क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या स्ट्रैटजी होनी चाहिए? सबसे पहले मैथ को लेकर। सबसे पहले मैथ को लेकर स्ट्रेटेजी एक ही है, प्रैक्टिस। रट्टा तो है नहीं उसमें कुछ कि थ्योरी याद करनी है, उसमें या तो जैसे बाकी सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट में क्या रहता है कि या तो आपको आता है या नहीं आता, सिंपल। लेकिन मैथ में थोड़ा रिस्की हो जाता है, आप सॉल्व करने बैठो, हो सकता है आपको लगे हो सकता है कि आपको लगे हो लेकिन वो ना हो, जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको लगे नहीं हो, लेकिन आप पेन चलाते रहो, एट द एंड जाके उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो प्रैक्टिस इज दी की। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपको नए नए वेज के क्वेश्चन दिखेंगे, आप वो सॉल्व करने जाओगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एक बार आपने एक वे का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई एक कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाता है। तो अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आते हैं या फिर उस सेम कॉन्सेप्ट पे आता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाता है कि हाँ ये इसका प्रॉपर प्रोसेस है। मैथ में जो बच्चों का अभी मैं बेसिक प्रॉब्लम देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, भी मैं आपके पेरेंट्स से भी डिस्कस कर रहा था कि ये समझने का दिखावा बहुत करते हैं, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा होता है, बट ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं बैठ कर कि मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जो हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं प्रैक्टिस को लेके, कि आखिर इनका प्रैक्टिस में मन क्यों नहीं लगता है, क्वेश्चन ये लगाते क्यों नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि मैथ भी एक रट्टू सब्जेक्ट की तरह है, हमने थ्योरी का नोट्स बना लिया, हमने एग्जाम्पल्स जो करा दिए, फार्मूला हो गया, मेरा काम हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या है, और अल्टीमेट इस समस्या का सोल्यूशन मैं भी मानता हूँ कि प्रैक्टिस ही है, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मेरे पापा भी कहा करते थे हमेशा से कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में। आपने बैठा क्लास में लेक्चर देखे, आपने प्रिटेंड कर लिया कि सब आ रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम दोगे रियल एनवायरनमेंट की तरह, रियल टाइम एनवायरनमेंट की तरह मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल स्कोर क्या आ रहा है। तो जो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे समझ आ रहा है या मुझे लग रहा है कि समझ आ रहा है, वो एक्चुअल में समझ आ ही नहीं रहा है, कहीं तो कमी हो रही है। और आजकल ये कमी भी है कि बच्चे टेस्ट तक में नहीं बैठना चाहते, उनको लगता है वो अपनी सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। ये बहुत गलत हाँ, बात एक है। भ्रम की दुनिया में हम जी रहे होते हैं। एक्चुअली शक्ति अपार है, मतलब पोटेंशियल बहुत है, बस उसको सही जगह सही तरीके से लगाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इनको कहता रहता हूँ, सब सोए हुए हनुमान हैं, इनको जगाने की ज़रूरत है। वंस दे रियलाइज की व्हाट दे हैव, ईश्वर ने सबको प्रॉपर भेजा दे के भेजा है, किसी के पास कुछ कम नहीं है इधर। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ये एग्जैक्टली अप्लाई कितना करो इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स को लेकर के भी एक तरह का डर है, क्योंकि फिजिक्स बहुत प्रैक्टिकल है, और उस तरह से देखने का और समझने का नज़रिया बच्चों का थोड़ा सा कम रहता है। मैं अक्सर देखता हूँ, उनको लगता है फिजिक्स भी हम रट लेंगे। फिजिक्स पे कैसे बेहतर काम किया आपने?
फिजिक्स में सर विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज़ अ कार, इट इज़ गोइंग एट दिस स्पीड, इसका रिटार्डेशन इतना है, तो माइंड में विजुलाइज करो कि हाँ ठीक है, तुम उस गाड़ी में बैठे हो, तुम चला रहे हो, तुमने स्पीड इतनी इंक्रीज़ की, ऐसे रिटार्ड किया, कितना किलोमीटर हुआ। सबसे पहली पॉइंट है विजुलाइजेशन। विजुलाइज करके तुमने क्वेश्चन तो समझ लिया, लेकिन अब सॉल्व करने के लिए एक कंपोनेंट तो चाहिए ना, जैसे वेपन चाहिए, युद्ध में जा रहे हो गन तो चाहिए ही, वेपन चाहिए, तो वो वेपन मैथ्स होता है, जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती है सर, उसकी ऑटोमेटिकली फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर वो विजुलाइज कर लिया, उसके बाद अगर उसको मैथ्स अच्छी आती है, फॉर्मूला से याद है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई भी कर देगा। राइट। और इस सब के बीच केमिस्ट्री को थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है। केमिस्ट्री तो सर मुझे भी डर लगता था। इसके इग्नोरेंस पार्ट भी कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। इसमें थोड़ा मगब वाला पार्ट ज़्यादा रहता है, रिएक्शंस वगैरह कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा बहुत रहता है, बट पढ़ने में मज़ा आता है। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री रहता है, और स्कोरिंग भी हार्ड रहता है वो, क्योंकि समझ नहीं पाते इतनी। जैसे आपका थ्रू आउट बैकग्राउंड, जैसे आपने कहा कि आप मल्टीपल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में अपीयर हुए, जिसको आपने क्रैक किया। जब आप एनडीए में गए होंगे, ऑब्वियसली एनडीए का रिटन एक सेगमेंट है, तो एसएसबी दूसरा सेगमेंट है। दोनों की अहमियत है। रिटन का बेहतर स्कोर आपको सपोर्ट करता है फाइनल मेरिट में आने के लिए, और टॉप 100 में आने के लिए तो रिटन में अच्छा करना ही पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। बट एसएसबी भी पहले उतने स्कोर है 900 के, कि वहाँ कितना ले जा रहे हैं। तो क्या आप डिफरेंस फील कर पाए? बिकॉज एक अलग तरह की लाइफस्टाइल थी, एक अलग तरह का जर्नी रहा, एंड सडनली आप एक डिफरेंट तरह के टेस्ट में आए, जहाँ किसी एकेडमिक का टेस्ट नहीं चल रहा था, ब्रेन का टेस्ट था, पर्सनैलिटी का टेस्ट था, आपके अंदर के इंस्टिंक्ट का टेस्ट था, आपकी रियलिटी का टेस्ट था। इस चीज़ पे कैसे बेहतर किया खुद को? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बीटेक कर रहे थे, एक लाइफ स्टाइल दूसरी हो गई थी, माइंड सेट दूसरा हो गया था। उन सब के बीच उस फौजी लाइफ स्टाइल, उन OLQs को कैसे खुद के अंदर इनकलकेट किया आपने? तो जैसे कि मैंने बताया, एनडीए रिटन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। 12th अपीयरिंग में तो रिटन में तो कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं, एकेडमिकली बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हर बार रिटन क्लियर हो जाता था। बट एसएसबी अटकता था, तो एसएसबी के लिए एक चीज़ समझ आई कि ठीक है, अब अगर हम ऊपर ऊपर से करेंगे तो चीज़ें नहीं हो रही, तो क्यों ना उसको बेहतर करते हैं, अंदर से करते हैं। अंदर से कैसे करते हैं? देखो, अगर हम किसी को कुछ दिखा रहे हैं और वो देख नहीं पा रहा है हमें उस नज़रिए से, तो हम वो खुद क्यों नहीं बन जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। तो सेम चीज़ है, एसएसबी अगर नहीं हो पा रही है तो अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करना है। पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करना मतलब ये नहीं होता कि मैंने बोल दिया या किसी को दिखा दिया, अपने से अंदर से टाइम पे उठना, टाइम मैनेज करना, प्रॉपर अवेयर रहना कहाँ पे क्या चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में अप्लाई करना। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं, या तो पढ़ते हैं, डिजिटल पढ़ते हैं, ऑन ग्राउंड फील्ड में बहुत कम जाते हैं। जब आप फील्ड में जाएंगे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखेंगे कि सामने से कोई जा रहा है, थोड़ा उसको चक्कर जैसा आ रहा है, आप जाएंगे, हेल्प करेंगे, तब वो आपके दिमाग में अपने से रहेगा कि ठीक है, SRT में आए तो आपको क्या करना है। अब जिस इंसान ने सिचुएशन कभी फेस नहीं की, वो कैसे बता सकता है कि सांप आया तो भागना है, मारना है, क्या करना है। तो आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर लोगे, जितना ज़्यादा देखोगे दुनिया, दिमाग खोल के देखो, आँख खोल के देखना बड़ी बात नहीं होती, दिमाग खोल के भी देखना होता है, आँख नाक कान सब कुछ। तो जितना ज़्यादा ग्रैब करोगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे रियल लाइफ में, एसएसबी जस्ट उसी का छोटा सा पार्ट है और कुछ नहीं है। जो आप रियल लाइफ में फेस कर रहे हो वही चीज़ है। तो अपने रियल लाइफ में जितनी इंप्रूवमेंट लाओगे उतना ही बेहतर होगा। राइट वन, और यही समझना, और उसमें सबसे अहम चीज़ होती है स्पोर्ट्स का आपका इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग टू नाइट जो आपकी रूटीन होती है, ये एग्जैक्टली डिसाइड करती है कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। हमें कभी कभी लगता है कि हम ऐसे बेल्ले लाइफ जिएंगे बट हम अल्टीमेट सफल हो जाएंगे, वैसा होता नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जो ऑफिसर का एटीट्यूड है उसको आपको कैरी करना पड़ेगा। खुद से ये बड़ा सवाल है, क्या मैं ऑफिसर बनने लायक हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ, ये खुद से सवाल है। आपकी रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, आपका टिल मॉर्निंग टू नाइट जो शेड्यूल है। आई थिंक आप जब एकेडमी का हिस्सा बनने जाते हो तो आपके ब्रेन में सेट है कि हाँ, मेरे को अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे उठना है, 11 o'clock पे मेरे को सो जाना है, 10 o'clock पे मेरे को सो जाना है। एक रूटीन है जहाँ आप एक सेकंड गैप नहीं ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो लाइफ अभी आप जी रहे हो उसी रूटीन का हिस्सा है। तो अब आपको भी ये फील करना है कि एग्जैक्टली जो आप बनने जा रहे हो, जो रूटीन आप जीने जा रहे हो ज़िंदगी में, उसके 50% के हिस्से को भी अगर अपनी ज़िंदगी में आप इन्वॉल्व कर लो तो मुझे लगता है आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाए। और जो रियल पर्सनैलिटी हमें एक्सपेक्टेड होती है एसएसबी के दौरान, वो पर्सनैलिटी निकल के बाहर आए। होगा बहुत। हाँ, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज़ आपका रूटीन,
तो थोड़ा सा वही सेल्फ डिपेंडेबिलिटी आपको लानी ही होगी कहीं ना कहीं। और सर जैसा कि आपने स्पोर्ट्स का कहा, तो मेरे पेरेंट्स भी हमेशा कहा करते थे पढ़ाई हो ना हो, खेलना शाम को जरूर। जाना है 2 घंटे खेल के आना है खेल के ग्राउंड में, आना कुछ है। नहीं करना, बैठे रहना है, लेकिन जाना जरूर है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो इट्स जस्ट लाइक रियल लाइफ, जैसे एसएसबी में जीटो पार्ट होता है वैसे की तरह आप ग्रुप में करोगे, आपका ग्रुप डायनामिक अच्छा होगा, आप कहोगे इधर ला बॉल, इधर से मार, ऐसे कर, आपका ब्रेन चलेगा, पूरा बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट करेगी कि अच्छा बॉल यहाँ से आ रहा है तो मुझे इस डायरेक्शन में मारना है, उस डायरेक्शन में फील्डर्स कम है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, तो आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो रही है, लॉजिक्स भी बिल्ड हो रहे हैं, रियल लाइफ में आप काम भी कर रहे हो कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं, आप देख रहे हो ठीक है, अगर मैं 50% से ज़्यादा प्लान बाहर कर रहा हूँ तो वो गिर जा रहा है, तो मतलब 50% अंदर करना है, तो वो सब आगे जाके काम ही आता है आपके। और ये ट्रू लीडरशिप भी डेवलप करता है। जब आप बिल्कुल एक सर। टीम गेम में होते हैं तो लॉट ऑफ थिंग ऑटोमेटिकली विल डेवलप। तो सुबह तो कम से कम रूटीन होना ही चाहिए। उसका हर एक पार्ट आपके लिए बेहतर होता है, दूसरी टीम से लड़ भी रहे तो आप अपनी टीम के लिए लड़ रहे हो, तो वो एक Exactly. यूनिटी भी बिल्ड करती है। और यही सब एक्सपीरियंसेस होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से इंटरव्यू के दौरान आप बताएंगे क्या, आपकी ज़िंदगी में जब कोई एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, आपने किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट लिया नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलर आपने किया ही नहीं लाइफ में, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे अपनी पर्सनालिटी के बारे में कि आखिर बाकियों से अलग ये क्यों है। मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल 1-1.5 घंटे 2 घंटे समय दीजिए खुद को। ज़्यादा दूर ग्राउंड भी नहीं है, सामने ही ग्राउंड है अब आपका, तो थोड़ा समय निकालिए, एफर्ट करिए, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये एक रियल मोटिवेशन होगा जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे और अच्छा लगेगा। जब आप डेली खेलते हैं 1-1.5 घंटे तो पढ़ने का भी जज्बा अपने अंदर आना स्टार्ट हो जाता है अपने आप हाँ कि बहुत खेल लिया, आज पढ़ना खेल लिया, होगा पढ़ना है। अब हमें पढ़ना ही होगा। एग्जैक्टली हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती हो कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली एंड ज़्यादा समय लूँगा नहीं। तेरे सबसे पहले फादर को ही पहना जाए, इट इज़ अ बेटर ऑलवेज। ओके मैं सर साथ आ जाए, मैम आप भी आ जाएं प्लीज़, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए प्लीज़। हाँ हाँ, एक सेशन हो जाए जी। सर आपका योगदान बड़ा कमाल का रहा है सर, इट्स रियली इंस्पायरिंग। फौजी आदमी है वैसे ही प्राउड फील होता है सर, और बच्चों का अफसर बनाए इससे हमको और प्राउड फील होता है सर। दैट्स रियली ग्रेट सर, ये बड़ी